नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का समाधान कर रहा है भारत। अयोध्या में नाबालिग से गैंग रेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। बेकरी भी हुई सील। अस्पताल में भर्ती पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करने और पीड़िता के परिजनों को डरा धमकाकर सुलह करने के मामले में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के बाद हुए भावुक। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया झूठा। आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई रहेगी जारी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर करेंगे धरना प्रदर्शन। रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को घेरने की तैयारी। भाजपा जेडीएस की पदयात्रा की आज से शुरुआत। राज्य में मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर होगा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में निपटाए गए 1000 से ज्यादा मामले। केंद्रीय कानून मंत्री ने विशेष लोक अदालत सप्ताह के समापन पर कहा, हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सभी के प्रयासों से संभव हो पाई है ये लोक अदालत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। उत्तराखंड में अब तक केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। और पेरिस ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी में दीपिका कुमारी का व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जारी। देश को पदक की उम्मीद। तीसरे पदक से चूकी मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद आज अयोध्या में पीड़ित के घर गए। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपी या अपराधी कोई भी हो, उसकी जाति नहीं देखी जानी चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। आरोपी को फांसी मिलने तक लड़ाई करेंगे और समाजवादी पार्टी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए को झूठा बताते हुए कहा कि आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी
इस निषाद की बेटी के साथ मुंह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। संजय निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, आपने अभी मुलाकात की है जो गैंगरेप पीड़िता है और वहाँ पर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ अब तक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? संजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही। संजय जी, आपने अभी पीड़िता से मुलाकात की है और इस सब के बीच जो आरोपी हैं उनके खिलाफ वहां पर कार्रवाई भी हो रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हेलो जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। अब आवाज आ रही है संजय जी? हाँ, आ रही। संजय जी, सवाल ये है कि आपने अभी पीड़िता से मुलाकात की है और जो वहां पर आरोपी हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई वहां पर हो रही है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो कि आरोपित की कोई जाति नहीं होती है। आरोपित के साथ किसी नेता का संरक्षण देना भारत के संविधान में या लोकतंत्र में सबसे खराब है। पीड़िता निषाद परिवार की है, हम निषाद परिवार का नेतृत्व करते हैं। लोगों ने हमें अपना वकील बनाकर हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमें उन्होंने अवसर प्रदान किया कि उनकी आवाज बनूं। मैंने आवाज उठाया। देखा होगा आपने कि माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस आवाज को इस लायक बनाया कि और तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है। और कार्रवाई में आज देखे होंगे कि आप वो जद्दोजहद करने की भी उनका में है कि अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, जो भी कृत किया गया सजा पाएगा। मैं इतना कहूंगा कि ये जो सपा का पीडीए है वो सब झूठा है, क्योंकि इनसे पिछड़ा भी दलित कहते हैं। हम पिछड़े में भी हैं, दलित में भी हैं, हम अति पिछड़े में हैं। हमारा नाम तो जा रखा है। तो क्या आज के दिन में निषाद पीडीए का हिस्सा नहीं है? उसकी आवाज क्यों नहीं बोल रहे? क्यों अपराधी को उनका एक्टिव मेंबर है, नगर अध्यक्ष है, लंबे समय से 2012 के दंगे में भी शामिल रहा है, एक्यूज है। तो ऐसे में उसका चुप्पी संरक्षण देना, न बोलना माने लगता है कि पीडीए इनका झूठा है। हम लोग असली में लड़ाई लड़ रहे हैं आज के दिन में। हम अंतिम तक से फांसी जब तक न हो तब तक हम संघर्ष करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ेंगे, न्यायालय तक जाएंगे और इतना जरूर कहेंगे इन लोगों से, सभी से, कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसको संरक्षण न दें। समाजवादी पार्टी के सांसद, अभी तक सब समाजवादी पार्टी के लोग हंगामा करते थे कि अयोध्या मैंने जीत लिया, पवित्र भूमि हमारी है, हम लोगों ने पवित्र भूमि के जीत कराए हैं। लेकिन इस पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले के बारे में जब सांसद से पूछा जाता है तो कहने में कुछ पता नहीं और आगे घर में बैठे हुए हैं। मतलब उनके साथ वो एक्टिव मेंबर रहा, चुनाव लड़ाया है। इससे ही पता चल जाता है कि यह सपा इस अपराधियों के सहारे सत्ता में रही है, संरक्षण से सत्ता में रही है, इसलिए वो अच्छा है। तो ऐसे सांसद से कृपा मकी मांग की जाए, आवश्यकता पड़ेगा तो माननीय अखिलेश जी के पार्टी के सामने हमको धरना भी देना पड़ेगा, लेकिन धरना
मतलब आवश्यकता पड़ेगा तो चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी चुप्पी छोड़ें और उस अपराधी को पार्टी से बाहर करें। और सांसद से भी छिपा हमारे समाज का मांग है कि ऐसे सांसद जो इस तरीके से अपराधी को मचा रहे हैं उनके पर, और नहीं अब देखे होंगे कि आज वहाँ का नगर पंचायत का जो चेयरमैन है राशिद खान, वो भी धमकी दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ है, पकड़ा गया। आज हमारी सरकार पीड़िता के साथ है, हम लोग पीड़िता के साथ है। पीड़िता का बयान नहीं किया जा सकता। मैं खुद मिल गया आज के दिन में इस तरीके से लोग, मैं तो चाहूंगा उसे रिमांड पर लेकर, बहुत ढेर सारे अपराध किया होगा, सारे अपराध खुलने चाहिए, उसमें दोषी सजा होनी और जल्द होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक करके। और ऐसे अपराधियों की भारत में मिटाने का जो संकल्प लिया है मोदी योगी ने, उसे पूरा कर रहा है। आपने देखा कार्रवाई तत्काल है। हमारे सपा के लोग इतना मुंह सिल देते हैं कि 2 सांसद अगल बगल के जिले के हैं और जीत के गए निषाद समाज के लोगों को, निषाद में बड़ा आवाज देने की बात कहे थे, वो आज निषाद की बेटी की इज्जत लूटी जाती है, इनका मुंह नहीं खुल रहा है। और न तो ये संजय जी बन गए तो जी थोड़ा मैं एक लाइन कह के अपनी बात, हमारे रक्षा तभी हो पाएगी जिस तरीके से लेदरमैन के लिए अनुसूचित जात आयोग से सुरक्षित है, ये नहीं बोलता, डर के मारे SC/ST लग जाएगा और उसे पीड़िता को सुरक्षा है। हमारा भी नाम हम 1991 था, अभी तक हम लोग अनुसूचित लेदरमैन के साथ फिशरमैन भी है, लेकिन उस जातियों को पिछड़ी डालकर 2 चीज लूटने का प्रयास, जमीन जो कि शहर के किनारे की जमीन निषाद थे, नदियों के किनारे की जमीन लूटना, और निषादों के परिवार के बच्चियों का चाहता हूँ तत्काल हम मुझसे मांग करूंगा कि पूरे प्रदेश भर हमारे कार्यकर्ता आंदोलित है अंदर, लेकिन आज के दिन में धन्यवाद भी देना मैं योगी जी को कि तत्काल इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बड़े गंभीर धाराओं में इसको चल जाए और इनके अनुसूचित वाला प्रकरण जो है जल्दी से खत्म करके इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। सुरक्षा उसी से ज्यादा सुरक्षा होगा, सम्मान भी बढ़ेगा, सुरक्षा भी बढ़ेगा। मैं इसीलिए संजय जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें सबसे पहले तो जब पीड़िता रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़िता का परिवार वहाँ पर गया, तो जो पुलिस थाना था वहाँ पर लापरवाही बरती गई और उसके बाद अस्पताल में जाकर पीड़िता को धमकाया गया। वहाँ पर जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, सरकार आपकी है, इतना वर्चस्व वहाँ पर समाजवादी पार्टी का किस तरह से हो गया इन आरोपियों का? देखिए, उसका नाम पुराना फैजाबाद है। अब फैजा शब्द ही से पता चल जाता है उसमें संख्या किसकी अधिक है और कैसे लोगों ने, मुगलों ने किस तरीके से, ये एक गुलामी का प्रतीक रहा है लंबे समय तक, उसको खत्म करने के लिए निषादों ने अंग्रेजों मूलों से लड़ा है, देश के आजाद करा। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि इनकी दशा SC/ST से भी खराब है, केवट मल्ला बिंद कश्यप के। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये चौकी उसके घर में मिलना और वहां जाने के बाद और लोग अपराध करते थे, वो आराम संरक्षण देता था। वहाँ चौकी है, हमारे संज्ञान में आने के बाद सरकार चौकी तुरंत हटाई और उसमें जो भी दोषी पाए गए उनको आपने देखा होगा कि तत्काल निलंबित की। मैं तो चाहूंगा प्रदेश भर में कोई भी चौकी अगर किसी भी मकान में चल रहा है तो अपराधी न हो और कम से कम आपसे जांच हो जाए। इस तरह के अपराधियों के घरों में पहले सपा के समय से चौकी चल रही थी, ऐसी जितनी चौकी है उन्हें हटाया जाए और इसमें और भी जो अधिकारी हो उन्हें उनके ऊपर खिलाफ हो। और इसमें ये जो इसके जद में जो अपराधी के जद में जितने भी लोग हैं उनको भी जांच करके दायरा बढ़ाएगा, उनको भी सजा के रूप में लाएगा। संजय जी आपकी चूंकि अभी मुलाकात हुई है पीड़िता से, उसके परिवार से भी मुलाकात हुई होगी, अब परिवार क्या कुछ मांग कर रहा है? देखिए, अभी तो पीड़िता से भी इसका दर्द इतना था कि हम कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे दिल की भावनाओं को आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा। पीड़िता की मां से अभी नहीं मिल पाए क्योंकि वहाँ कार्रवाई चल रही थी रास्ता बंद करके, और जो हमें जरूरत था न्याय का कि तुरंत आंख के सामने तत्काल कार्रवाई हो, इससे तुरंत अपराधियों के मन में खौफ आए और लोग अपराध करने से डरे लोग, उससे अभी वहाँ बुलडोजर चल रहा था
तो क्योंकि भीड़ बहुत थी तो वहाँ जाना अभी आज के दिन में उचित नहीं था, इसलिए कार्यकर्ताओं से आग्रह कर लिया कि नहीं, हमको लगता है कि जब ये हो जाएगा तो कल परसों जब भी अवसर मिलेगा तो पीड़िता के घर जाएंगे। लेकिन बात हो गई है, उसकी माँ से आश्वस्त होगा, मैं तत्काल आऊंगा और उसकी माँ को आश्वस्त करता हूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए जितना भी हो सकता है उतना करेंगे। इस सबके बीच मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट हैं? वहां पर जो पीड़िता से जुड़े हुए लोग हैं वो संतुष्ट हैं इससे? पूरे मेरे कार्यकर्ता जिस दिन संज्ञान में मामला आया था तुरंत कार्यकर्ताओं ने वहां गए, चौकीदार जो था वो अपराधी से मिली भगत में था, तो उसी समय उन लोगों ने अवगत कराया। तो मैंने कहा भाई मैंने अवगत करा दिया तो FIR तो तुरंत दर्ज होगा, बाद में चौकी भी रात में हट गई, लेकिन ये माना इतना जघन्य था इसको सदन से अवगत कराना, इसलिए जरूरी था विधान परिषद में कि जो विपक्ष है वो बार बार अमानों पर उंगली उठाता था और थपथपा कहता था अयोध्या इसे जीते, अयोध्या ये हो गया हो गया। तो उसे पता अब चल रहा है कि नहीं, अयोध्या किन अपराधियों के सहारे जीते और क्यों नहीं क्यों ने उसे पार्टी से निकाला माननीय मुख्यमंत्री को। इससे दूसरा कार्यकर्ता शुरू से ही कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई छोटी नहीं, बुलडोजर लगे, हटाए अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा का आए और गरीब को छोड़कर अपराधियों को जमी दो। तो आज हमारे समाज के लोग, पार्टी के लोग इससे अब चूंकि जब तक वो फांसी में न जाए तब तक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आज के दिन में वो संतुष्ट है कि शुरू हो गया और महाराज जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे इस समाज के लिए एक सुरक्षा का गारंटी का जो मिसाल पेश किया है कि तत्काल कोई भी हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, जो कमजोर है उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, पार्टी हमारी और सरकार खड़ी है। और तत्काल कार्रवाई से आया कि नहीं, ऐसे लोग जो करेंगे उनके साथ भी ऐसे ही होगा। शुक्रिया आपका दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। और ये जो गैंगरेप से जुड़ी हुई खबर है इस पर हम बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार हम अपने संवाददाता से भी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई वहाँ पर हो रही है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा और गैंगरेप के आरोपी के घर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन पर है। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर बुलडोजर पहुंचा और वहां पर जो अवैध निर्माण वहां पर किया गया है उस पर कार्रवाई भी वहां पर शुरू हो गई है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापे की कार्रवाई भी पूरी हो गई है। इस बेकरी को सील कर दिया गया है। बेकरी में बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस भी रद्द होगा।
वहीं योगी सरकार के एक्शन से घबराए आरोपियों द्वारा नाबालिग के परिजनों पर सुलह करने का दबाव डाला जा रहा है और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला प्रकाश में आने के बाद सपा नेता व भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा व एक अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। थाना पूरा कलंदर के पिपरी भरतकुंड निवासी राम सेवक दास ने मुकदमा दर्ज कराया है। FIR के मुताबिक आरोपियों ने गुरुवार रात 11 बजे जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की। साथ ही पीड़िता के परिवार को सुलह करने की धमकी भी दी गई। हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, क्या कुछ कार्रवाई अभी वहां पर चल रही है? तो आप ये दृश्य देख रहे हैं, बुलडोज़र वहाँ पर जो आरोपी का मकान है वहाँ पर बुलडोज़र पहुँचा और जो अवैध निर्माण वहाँ पर किया गया था उसको बुलडोज़र ने तोड़ना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो आरोपी की बेकरी है उसको भी सील कर दिया गया है, वहाँ से सैंपल लिए गए हैं और बेकरी को सील कर दिया गया है। तो लगातार जो योगी सरकार लगातार वहाँ पर कार्रवाई कर रही है आरोपी के खिलाफ। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला है। इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके घर पर बुलडोज़र पहुंच चुका है और वहां पर जो अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ जो आरोपी की बेकरी है उसको भी सील कर दिया गया है, बेकरी से सैंपल लिए गए हैं। और कुछ ही देर पहले जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार के संजय निषाद, उन्होंने वहाँ पर जाकर पीड़िता से मुलाकात भी की है। तो लगातार वहां पर योगी सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, मोहित खान की अवैध संपत्ति पर वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का ये मामला है और न सिर्फ आरोपियों के द्वारा गैंगरेप किया गया बल्कि उसके बाद जो पीड़िता है उसको धमकाया भी गया, उसको जान से मारने की कोशिश भी वहां पर की गई। तो काफ़ी ये संगीन मामला वहाँ पर हो गया है, जिसके बाद यूपी सरकार की ओर से, जो योगी सरकार है यूपी की, उसकी ओर से सख्त कदम वहाँ पर उठाए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आरोपी के घर पर ये बुलडोज़र भी वहाँ पर पहुँचा है। आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम एक बार फिर पूछेंगे कि विकास, क्या कुछ कार्रवाई अभी वहां पर चल रही है? देखिए चंद्रशेखर, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अभी बेकरी के ऊपर कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। जो अवैध वहाँ पर निर्माण किया गया था जो भवन का, इसके साथ साथ जो मार्केट वहाँ पर बनी है, मार्केट में पीछे जो अवैध निर्माण किया गया था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई इस समय चल रही है। और जो आरोपी है मोहित खान, उसका जो भवन है उसका भी कुछ हिस्सा जो है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि ये सारी निर्माण जो कराया गया था अवैध रूप से करवाया गया था, ये वहीं पास में तालाब की जमीन में दर्ज है ये पूरा हिस्सा, इस पर उसने अवैध निर्माण करवाया था। तो आप समझ सकते हैं चंद्रशेखर किस कदर जो है कह रहे हैं उसका रसूख था, वो अवैध निर्माण करा सकता था। वो जो है कह रहे हैं वहाँ पर उसका जलजला था, सांसद के साथ उसकी तस्वीरें वायरल होती हैं। और वो पीड़िता जो नाबालिग लड़की है उसको 2 महीने तक वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार करना, कितना दर्द, कितना जो है कह रहे हैं जघन्य अपराध है ये। इस मामले में सोच सकते हैं हम कि उस बच्ची, इस छोटी सी बच्ची के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से इसमें जो समाजवादी पार्टी के तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आता है, जबकि उसके नेता के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हैं पूरी तरीके से और ये साफ है कि वो उससे जुड़ा हुआ आदमी है। उसके बाद भी कल देर रात जब लोग पहुंचते हैं समझौता कराने के लिए, आप समझिए जब FIR लॉन्च हो जाती है, मामला सामने आ जाता है, उसके बाद भी दबाव लोग बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए वरना आपको जान का खतरा हो सकता है। तो किस कदर उनके इरादे मजबूत हैं ये इस मामले में। और
उससे ज़्यादा कार्रवाई अब होनी तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस बात को साफ कर दिया था। आज पीड़िता के घर पहुंचे, पीड़िता से मिलने पीड़ित परिवार से संजय निषाद पहुंचे और उसे इस बात का आश्वासन दिला रहे हैं कि अगर वो गरीब है, कमज़ोर है, लेकिन कुछ नहीं है, सरकार उसके साथ है। और ये एक कम से कम नज़ीर बनेगी ये कार्रवाई उन तमाम कमज़ोर लोगों के लिए जो अत्याचार सहते हैं प्रतिदिन। ये जैसे रसूख रखने वाले, यहाँ पर जब बात होती है जातियों की, अपने वोट बैंक की, उसकी खातिर लोग जो है कह रहे हैं इस मामले पर बोलते नहीं है। ऐसी पार्टियां आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी का नगर पंचायत चेयरमैन है जो जाकर समझाने की कोशिश करता है, जान से मारने की धमकी देने की कोशिश करता है। आरोपी को तो आप मोहित खान और उसके साथ में जो राजू खान है, ये मामला लगातार दबाए जाने की कोशिश तब तक हुई जब तक उनकी चली, लेकिन जब मामला ऊपर आ गया, लखनऊ आ गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, तब इस मामले पर कार्रवाई अब जारी है। और कार्रवाई का नतीजा आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर से अगर महिलाओं के संबंधित अपराध होता है उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित रूप से इन सबका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इससे पहले इन्होंने जो जो कृत्य किए हैं उन सब कृत्यों को का भी जो है कह रहे हैं कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। पुलिस हो, अदर टीम हो, सारी टीमें लगा दी गई हैं। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। विकास पहुंचे थे और पूरी जांच की थी। जी विकास, एक सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो काफ़ी इनका रसूख है और जो घटनाएं हुई हैं, अस्पताल में जाकर दबाव डालना, इस सब के बीच जो पीड़िता है, उसका परिवार है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है, तो यूपी पुलिस की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है उनको सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, यूपी पुलिस की तरफ से कल शाम से ही कार्रवाई की गई और जो थाना अध्यक्ष थे वहाँ के और जो चौकी प्रभारी थे उनको भी निलंबित कर दिया गया है। तो ये बात बताई जा रही है कि अब वो जो लोग उसका कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आए थे, उन लोगों को अब वहाँ से हटा दिया गया है और नए लोगों को रखा गया है। इस मामले पर यहाँ के अयोध्या के पूर्व सांसद ने भी, लल्लू सिंह ने भी कहा है कि वहाँ पर जो लोग कर्मी थे, खासतौर से पुलिस कर्मी थे, उनको वहाँ से हटाया जाए। उन्होंने भी मांग की थी, उस मांग पूरी हो गई है। अब नए सिरे से वहाँ पर अधिकारी वहाँ पर आ गए हैं और इस मामले की तह तक पहुँचा जाएगा और ख़ासतौर से उसको आरोपी को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है, योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है, जो पीड़ित परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मांग की थी कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जघन्यतम अपराध में जो सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता है वो दिलाया जाए। उसके लिए पुलिस पैरवी करेगी यहाँ पर और साथ साथ जो उसके रसूखदार के जो साथी हैं उन पर भी कार्रवाई किया जाना तय है, क्योंकि इस अपराध जो किया है और अपराध के बाद जो अपराध से बचाने की कोशिश की जा रही है, समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सत्ता के नशे में किस तरीके ये लोग चूर थे। ये सब उन सब लोगों ने मिलकर जब चुनाव जिताया अपने नेता को, वहां पर आज वो नेता से पूछा जाता है, जिन जनता के लोगों की बात है, जिनका वो प्रतिनिधि ये कहता है कि मुझे पता तक नहीं है घटना क्या है, तो आप समझ सकते हैं किस कदर संवेदनहीनता है उन लोगों के अंदर। ये दिखाता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी आक्रांताओं की सोच से प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर मानवीय संवेदना जिन लोगों के अंदर नहीं रहती है, ये बातें साफ हो जाती हैं। चंद्रशेखर, शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और हम खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का समाधान कर रहा है भारत। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी सपा नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। बेकरी भी हुई सील। अस्पताल में भर्ती पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करने और पीड़िता के परिजनों को डरा धमकाकर सुलह करने के मामले में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के बाद हुए भावुक। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया झूठा। आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई रहेगी जारी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर करेंगे धरना प्रदर्शन। रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई।
6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड बरामद। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार को घेरने की तैयारी। भाजपा जेडीएस की पदयात्रा की आज से शुरुआत। राज्य में मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर होगा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में निपटाए गए 1000 से ज्यादा मामले। केंद्रीय कानून मंत्री ने विशेष लोक अदालत सप्ताह के समापन पर कहा, हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सभी के प्रयासों से संभव हो पाई ये लोक अदालत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। उत्तराखंड में अब तक केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है जिनको ट्रेडिशनल वैरायटी के मुकाबले 25% कम पानी चाहिए। पीएम ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है। पीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 6 लाख गांव के किसानों से कृषि यंत्रों के टुकड़े एकत्र करने और फिर उन्हें मिलाकर भव्य प्रतिमा बनाने का जिक्र किया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से
ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में भारत की विकास दर दुनिया में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की कृषि विकास दर लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है कि वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। कृषि मंत्री ने भारत के सामने खड़ी हुई समस्याओं का जिक्र करते हुए अर्थशास्त्रियों के मंथन से समाधान निकलने की उम्मीद जताई। इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं, उनके समाधान में जुटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत की परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है और प्रधानमंत्री जी की चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए लोक अदालत सप्ताह का आज अंतिम दिन है। ये सप्ताह 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा मामले लोक अदालत में निपटाए गए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत लगाकर ऐसे सिविल मामलों को निपटाया गया जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मुकदमे को खत्म करने के लिए राजी थे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही मध्यस्थता से समाधान की भावना रही है, में श्रेष्ठ है। हमारी भारतीय परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण ही हम न्याय के श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इस मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी के प्रयासों से ये लोक अदालत संभव हो पाई, जिसमें 1000 से ज्यादा मामलों को आपसी सहमति से निपटाया गया। Lok Adalat was just a reminder that though we are at the apex of the Indian judicial system, we are in that sense so closely and deeply associated with the lives of our citizens. I hope that we will now institutionalize this process of dispensing justice through Lok Adalats, because it's been one of my initiatives that whatever we do as a court must be institutionalized. It shouldn't be that just one-off initiative which is then forgotten for the future until 15 years later somebody else picks it up. भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ आज पद यात्रा की शुरुआत की। कर्नाटक में MUDA घोटाले के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन की शुरुआत से पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष
BY विजयेंद्र ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है ताकि MUDA द्वारा भूखंडों के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन का विरोध किया जा सके। आपको बता दें कि भाजपा को इस पदयात्रा में जनता दल सेक्युलर का भी समर्थन मिला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सदानंद गौड़ा ने मैसूर चलो पदयात्रा पर कहा कि एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि हम कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों और लूटपाट के खिलाफ आंदोलन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। As a BJP worker, it is my responsibility to see that certain atrocities, certain lootings that has been done by these Congress people that need to be agitated when they fail to come out of with the resignations. So it is our duty to put pressure on them. He should step down from the CM's post. कर्नाटक सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ भाजपा ने पदयात्रा शुरू की है। मूडा और वाल्मीकि घोटाले के खिलाफ बेंगलुरु से मैसूर तक इस पदयात्रा का आयोजन किया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया संवैधानिक पद पर होने के कारण जांच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के DNA में ही भ्रष्टाचार है और कर्नाटक में सिद्धारमैया उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी के DNA में ही घोटाला और करप्शन है, भ्रष्टाचार और घोटाला है। वाल्मीकि बोर्ड का पैसा किसी प्राइवेट व्यक्ति के अकाउंट में डालना और बाद में विथड्रॉ करना और उसको इलेक्शन के लिए यूज करना। और अभी मूडा में जो लैंड एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, वो लैंड अपने पत्नी के नाम पे लेकर डीनोटिफिकेशन करा के हजारों करोड़ रुपए को उनके हड़पना ये है। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। सिद्धरामैया को पहले इस्तीफा देना। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मूडा और वाल्मीकि घोटाले को लेकर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जांच से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्यपाल पर दबाव बनाने की भी कोशिश में लगी हुई है। सिद्धरामैया उसका चेला अर्बन फाइल को बेंगलुरु लाया है। अभी मूडा में एक फाइल भी नहीं है, वो छुपा रहे हैं बेंगलुरु में। इसके कारण ये न्याय मिलने के लिए सिद्धरामैया इस्तीफा देना, इस्तीफा से ये सब बाहर आएगा। अभी ईडी को मदद नहीं दे रहे वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये इंक्वायरी में, इधर भी ऐसे वो दबाएंगे एंड गवर्नर को भी दबा रहे। पदयात्रा के बारे में बताते हुए भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और हम इस गुस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। This is the Padayatra against corruption. Siddharamaiah government is drowned in corruption from day one. In all departments there is corruption, all transfers there is corruption, land deals, mine deals. They are putting Karnataka for sale. So people are really against this government. So we are representing the people and we are doing the Padayatra. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगे रहे आरोपों को संगीन बताते हुए इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया और उनके परिवार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और उनके पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। The Chief Minister and his family are direct beneficiaries of a executive decision which has benefited them illegally, unethically, up to crores of rupees. And the facts are so simple that it's an open and shut case. The Chief Minister and his family have nowhere to hide. The allegations are very serious. It is time for him to resign. उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अब तक 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है।
मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से आज एसडीआरएफ टीम द्वारा 300 लोगों को रास्ता पार कराया जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कल चलाए गए बचाव अभियान में 1500 लोगों को पैदल मार्गों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और 4 हेलीकॉप्टर के जरिए करीब 630 यात्रियों को यात्रा मार्ग से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। इस बीच केदारनाथ घाटी में बचाव दल ने थारू कैंप के पास मलबे में फंसे शुभम कश्यप नामक एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग से बात कर आपदा संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31 जुलाई 2024 की रात्रि को श्री केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग अतिवृष्टि के चलते कई लोगों के बारे में पता नहीं चल सका था, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग अपने घर सकुशल पहुंच गए हैं। 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पे जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो ऑलमोस्ट सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उसमें विश्वास न करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। उत्तराखंड में सरकार मौसम संबंधी केंद्र की चेतावनी को लेकर सतर्क थी और समय पर उठाए कदम से हजारों तीर्थयात्रियों की जान भी बच गई और कम नुकसान पहुंचा। लेकिन वहीं केरल में राज्य सरकार ने केंद्र की मौसम संबंधी चेतावनी पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये कई लोगों के मारे जाने का कारण बना। इस बीच राहत और बचाव अभियान वहां पर जारी है। इस सबके बीच केरल के एडीजीपी कानून व्यवस्था MR अजीत कुमार ने बताया कि वायनाड में भूस्खलन वाली जगह को 6 जोन में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि करीब 400 लोगों के लापता होने की सूचना है और आज एक और शव बरामद किया गया। तो अभिनेता मोहनलाल ने भी वायनाड का दौरा किया है और इस सब के बीच अगर केरल सरकार जो मौसम संबंधी चेतावनी केंद्र की ओर से करीब 7 दिन पहले केरल सरकार को दी गई थी, उसके बाद अगर आपदा प्रबंधन के कदम उठाती तो इस हादसे में कई लोगों की जान बच सकती थी। और इसका एक उदाहरण उत्तराखंड है, जहां पर केंद्र की ओर से जब वहां पर सूचना दी गई कि वहां पर बारिश आ सकती है, भारी भूस्खलन हो सकता है, तो पहले से ही आपदा प्रबंधन के कदम उठाए गए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि हजारों लोगों की वहां पर जान बच गई। वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव काम में भारतीय नौसेना भी जुटी हुई है। भारतीय नौसेना खराब मौसम और दुर्गम इलाके के बीच वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान में अपना योगदान दे रही है। आपदा से प्रभावित स्थानीय समुदाय को सहायता प्रदान करने और राहत प्रयासों को बढ़ाने के लिए INS जमोरिन और एजीमाला से अतिरिक्त आवश्यक आपूर्ति जुटाई गई है। वर्तमान में 78 नौसेना कर्मी चल रहे बचाव अभियान का हिस्सा हैं। टीमों को चूरलमाला और मुंडकई क्षेत्र के कई स्थानों पर तैनात किया गया है और वो आपदा राहत एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को सामग्री, भोजन और अन्य सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए एक टीम को नदी के आधार पर तैनात किया गया है, जबकि अन्य टीमों को जीवित बचे लोगों की खोज, मलबे को साफ करने और शवों को बरामद करने के लिए भी तैनात किया गया है।
घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चूरल माला में एक चिकित्सा चौकी स्थापित की गई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी महिलाओं की व्यक्तिगत वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका कुमारी ने जर्मनी की तीरंदाज मिशेल क्रोपेन को प्री क्वार्टर फाइनल में 6-4 से हराया। दीपिका कुमारी आज शाम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगी। पूर्व ओलंपियन संजीव सिंह ने कहा है कि वो भारतीय तीरंदाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह की सुविधाएं जमीनी स्तर पर अब मिल रही हैं, उसी का नतीजा है कि तीरंदाजी के खेल में हम आगे बढ़े हैं। संजीव सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। भारतीय टीम आर्चरी के सेमीफाइनल में पहुंची मिक्स्ड इवेंट में और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। बहरहाल ब्रॉन्ज मेडल से चूके उनके कोच हमारे साथ संदीप जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी उपलब्धि है, पिछली बार क्वार्टर, इस बार सेमीफाइनल। शुरुआत अच्छी है लेकिन अभी अंजाम आना बाकी है। देखिए, ये हिस्ट्री रचा है हमारे भारतीय तीरंदाजों ने। इसके पहले अभी कभी तक हम लोग क्वार्टर फाइनल से ऊपर नहीं गए थे, पहली बार हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि देखिए कोई भी प्रोग्रेशन होता है, उम्मीद हम लोग की जरूर थी कि मतलब सभी में अच्छा करेंगे। मेन टीम में बहुत अच्छा चांस था हमारा, फिर अपना इंडिविजुअल में धीरज का बहुत। लेकिन अगर आप फाइट देखिए, अब वो फाइट चाहे धीरज का जो मैचेस हुए, बिल्कुल मतलब अगर हम विस्कर से बच गए, मतलब 30-30 उन्होंने शूट किया, 10-10 शूट किया, उसके बाद वो हारा। बहरहाल जिस तरह से आर्चरी को लेकर के एक नया माहौल तैयार हो रहा है, लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि इंडिया में एक नया मुकाम हासिल हो रहा है। दीपिका कुमारी से लेकर के तरुणदीप रॉय से लेकर के अब ये जो नए बच्चे आ रहे हैं, अंकिता भगत हो गए, धीरज हो गए, प्रवीण हो गए, तो मतलब अभी हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। देखिए, जो सरकार ने पिछले 4 साल में काम किया है, आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी खुद बच्चों से मिलने लगे तो उससे एक मनोबल बढ़ा। प्राइवेट सेक्टर यूनिट सामने आए, पब्लिक सेक्टर के, चाहे वो आज देखिए एनटीपीसी 115 करोड़ रुपए भारत को तीरंदाजी संघ को मिला। अगर आप देखेंगे जो 5 मेन चीज़ों पे भारत खेल प्राधिकरण ने और भारतीय तीरंदाजी संघ ने, खेल मंत्रालय ने जो काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, एनसीसी सोनीपत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डोमेस्टिक सर्किट इंप्रूव किया, इंटरनेशनल सर्किट हम लोगों ने इंप्रूव किया, फॉरेन एक्सपर्ट लाए, स्पोर्ट्स साइंस को जोड़ा, तो इन सब के बदौलत आज हम लेवल बढ़ा है। जिस तरह का सपोर्टिंग स्टाफ भी इस बार उतारा गया, बड़ा दल था, खिलाड़ियों से ज़्यादा उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई, क्या वाकई में रिजल्ट्स आ रहे हैं इनसे, जितने भी हमारे फिजियो आए हैं, मेडिकल साइंस के लोग आए हैं? देखिए, स्पोर्ट्स साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपको आज नहीं पता चल रहा है, 28 ओलंपिक में आपको देखेगा कि अगर जो मेडल आएंगे वो साइंस की वजह से आएंगे, क्योंकि आपका अपना लेवल 95% तक आप अपने बलबूते पे पहुंचते हैं। 95 to 100% का जो ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा स्पोर्ट्स साइंस को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपको दिखेगा। अभी आपको कम दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में 28 ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स साइंस और ये जो इकोसिस्टम है, चाहे जो एंथ्रोपोमेट्रिस्ट हैं, चाहे फिजियोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब का बहुत बड़ा रोल है। कैसे आंकते हैं अभी तक के प्रदर्शन को? क्या यहाँ से इन खिलाड़ियों के लिए आगे की उम्मीद जगेगी? अगले जितने भी टूर्नामेंट आएंगे और जो बच्चे मुकाबले, क्या इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए, अगर आप जूनियर्स को देखिए, दोनों ही जूनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। भजन ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, धीरज ने शानदार किया, अंकिता ने शानदार किया। तो हमारी जो जूनियर टीम है अब वो उस लेवल पे आ रहे हैं। किसी भी चीज़ में 4 साल का साइकिल होता है, हमें 4 साल लग जाता है किसी चीज़ को मतलब डेवलप करने में, तो उस डेवलप कर दिया हम लोग ने, अब बहुत उस लेवल पे पहुंच गए। अब वो 4 साल हमें उन चीज़ों को फैसिलिटीज़ मिलेगी जो हमें मदद करेगी 28 ओलंपिक में और शानदार प्रदर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संदीप जी जो बता रहे थे कि किस तरह से टीम ने अपने आप को गियर अप किया, लंबा सफ़र तय करके सेमीफाइनल में पहुंचे। अच्छा मुकाबला था, भले ही ब्रॉन्ज मेडल से चूके, लेकिन खेलने के लिहाज से या खेल के लिहाज से कोई कमी नहीं थी। अच्छे परिणाम जल्द निकलेंगे। कैमरा सैंदिल के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ तीन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में अपने तीसरे पदक से चूक गई हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु को चौथा स्थान हासिल हुआ। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में मनु का ऐतिहासिक सफर 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त हुआ। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।